बताओ, तुम लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? सर, हाँ, हेलो 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 युग। से आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था आज कोचिंग से, इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा था कि कहीं स्टार्ट हो जाता ना, तो तुम मिस कर जाते। अच्छा, ये बताओ कि अभी तो अपन ने ये वाली चीजें कर ली। हाँ, पहले तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। करेक्ट। हाँ। और फिर उसके बाद अब यू प्रॉब्लम्स का क्या सीन है? प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके सॉल्व हो रहे हैं? युग, तुमसे सॉल्व हो रहे हैं प्रॉब्लम्स के? सर एक्चुअली सर वैसे वाले कर रहे हैं जिसमें ट्रायंगल में एक अभी वैसे ही आए मिले थे मेरे को कि एक ट्रायंगल का एक क्यू चार्ज है क्यू और एक में टू क्यू, वो हाँ। डिफरेंस से लेकर वैसे वैसे करें। एंड सर बाकी से क्वेश्चन थे वैसे आए ही नहीं, टफ से बेसिक से ही थे। वैल्यूज वैल्यूज थी, तुमने कोई प्रो, मिले नहीं आपको। तुमने पीवाई से करे? सर मैं एक्चुअली मेरा तो हो चुका है, तो मैं ऑलरेडी अभी मेरा कल टेस्ट हुआ है, हाँ मैं हाँ। ऑलरेडी कर चुका था। अच्छा, कर लिया था ना, तो तुम कंफर्टेबल हो ना? मतलब क्योंकि यस मानस सर। मानस एक्चुअली कंफर्टेबल है। तो अगर तुम्हारी यस। तुम दोनों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, नहीं तो फिर तो जरूरत नहीं है। तो फिर मैं नहीं डायरेक्ट सर, मैं पोटेंशियल। कर चुका हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कर लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद पोटेंशियल स्टार्ट करते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम का मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था। ये जो इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट होता है, ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं एक्चुअली रियल लाइफ में। थ्री टाइप के इक्विलिब्रियम, एक तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैंने तुम्हें कल क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम वाला जो केस होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला, वो ये वाला केस होता है कि जिसमें, अच्छा सॉरी, स्टार्टिंग से बताता हूँ ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम से। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला जो केस होता है वो ये होता है कि जैसे सपोज हमने बॉल कोई अंदर वाले केस में रखी, तो यहाँ पर अगर मैंने इस पोजीशन से, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया, तो ये एक्चुअली में फिर दोबारा इसी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप क्या देखोगे, एक तो ये वाली चीज कि जब भी हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो वो दोबारा उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली मिनिमम होती है। अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया, तो यू मेरे पास मिनिमम रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। कोई सा भी हाँ केस ले सर। लो, कोई सा भी रैंडम केस ले लो, कोई सी भी सिचुएशन ले लो, हर एक केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी। और यही उसी केस में जब साथ साथ कंपेयर करते हैं, यही अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस अपन ने ये देखा था कि अगर हमने किसी भी बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने के बाद वो दोबारा कभी उस पोजीशन पे आती नहीं है, तो उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, हमेशा हर केस में तुम ये देखोगे। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसमें इस वाले केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी न्यूट्रल रहता है, ना तो मैक्सिमम रहेगा ना मिनिमम रहेगा, मिड में रहेगा। तो इसको कुछ एनालिसिस करने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, तो हम इजीली ये लिख सकते हैं कि डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि हम तुम लोगों को ये पता होगा कि अगर तुम किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो, तो डी यू बाई डी आर जीरो करते हो। पता है ना ये वाली चीज? यस सर। हम्म। मानस, पता है?
हेलो हेलो हेलो। हाँ ना हाँ स्टार। सर। पता है ना, डी यू बाई डी आर जीरो होता है। हाँ सर। ठीक है चलो। तो ऐसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के भी केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो डी यू बाई डी आर जीरो होगा। तीसरा जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर डी यू स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, तो डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में लेस देन मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा एट उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे, क्योंकि वही मिनिमम वाली कंडीशन लगा रहे हो तुम। सिमिलरली इसके केस में, अनस्टेबल वाले केस में, डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेस देन जीरो होगा। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसके केस में भी एक्चुअली डी यू बाई डी आर जीरो होता है, पर इसके आगे कुछ नहीं होता। तो ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। अब इस सेम टाइप के इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है, हम इसके केस में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा ये जो है डाइपोल वाला सिस्टम। अगर तुम में से किसी को भी पता है कि कैसे हम इस ऐसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी अपनी कोचिंग में अगर पढ़ा हुआ है, तो वो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी। कर पाओगे कोई? एक बार रिपीट कर दीजिए क्या? मैं बोल रहा था कि अगर इस वाले केस में जो ये है, जैसे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये जो ऐसे जा रही है, और इस वाले केस में अगर तुम लोग एक्सप्लेन कर पाओगे कि कौन सी पोजीशन इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली होती है, कौन सी अनस्टेबल वाली होती है, तो अगर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो चीज़ तो तुम मुझे बता दो। सर स्टेबल तो सर वो वाली होती है इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और एफ नेट और टॉप नेट जीरो होता है। देखो, एफ नेट और टॉर्क नेट तो एक्चुअली अनस्टेबल में भी जीरो होगा और स्टेबल में भी जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाला जो केस है वो, हाँ, वो एक प्रॉमिसिंग केस है जो तुम बता रहे हो, पर वो होगी कौन सी पोजीशन? सर जब थीटा जीरो डिग्री मतलब पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा। हाँ, मतलब कि ये वाला जो थीटा अगर मैंने लिया, ये थीटा अगर जीरो डिग्री है, तो वो वाली पोजीशन मतलब कि जब ये चार्ज प्लस क्यू इधर है और ये चार्ज माइनस क्यू इधर है। तो ये क्यों होता है, देखो ये क्यों होता है। जैसे सपोज अगर मैंने इस थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री वाली पोजीशन से अगर मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया बाय एन एंगल थीटा, तो उसके ऊपर तुम लोग जानते हो कि इस ऊपर वाले के ऊपर ई क्यू फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से एक टॉर्क लगेगा पॉजिटिव, जो कि इसको दोबारा इधर लाने की कोशिश करेगा ओरिजिनल पोजीशन पर। सिमिलरली माइनस क्यू वाले पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। वो इसको इस पर टॉर्क लगाएगा, जो कि इसको दोबारा इस पोजीशन पे ही लाने की कोशिश करेगा। वो टॉर्क की वैल्यू हम एक्चुअली कल कैलकुलेट कर चुके हैं। टॉर्क प्लस क्यू था हमारा ई क्यू इंटू ए साइन थीटा, और इसी यही इक्वल था टॉर्क माइनस क्यू के। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही हमने थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री से इसको डिस्प्लेस किया, ये दोबारा उसी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, विच वाज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए चाहे तुम यहाँ पर डिस्प्लेस यहाँ कर दो, और अगर तुमने रिवर्स में भी करने की कोशिश की होती ना, जैसे सपोज इस पोजीशन से इसको तुमने ऐसे डिस्प्लेस करने की कोशिश की होती कि यहाँ होता प्लस क्यू चार्ज और यहाँ होता माइनस क्यू चार्ज, तब भी ये सेम ही पोजीशन पे आने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि इस पर इस पोजीशन में जो फोर्स लगती है वो इधर लगती ई क्यू, इस पर लगती इधर ई क्यू। तो ये जो फोर्स होती है ये दोबारा इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करती है बिकॉज ऑफ द टॉर्क, टॉर्क ई क्यू इंटू दिस ए साइन थीटा। सिमिलरली ये माइनस ई क्यू वाला टॉर्क इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करता। तो इसीलिए
जब भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, भले ही ऊपर करो चाहे नीचे करो, दोबारा वो उसी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, तो दैट पोजीशन विल बी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर एकदम? हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली, वो वाली है कि जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। अब वो जो पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी? जब प्लस क्यू लेफ्ट में आ गया है, प्लस क्यू लेफ्ट में आ गया है और माइनस क्यू राइट में आ गया है। उसके केस में क्या होगा ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही उसी डायरेक्शन में है, सेम टू सेम इधर ही। अब की बार देखो, अब की बार अगर तुमने इसको डिस्प्लेस किया बाय एन एंगल, बाय सम एंगल थीटा, ऐसे, अब बताओ मुझे कि इस पर फोर्स और टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा? बताओ। सर माइनस क्यू पे फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, क्यू। एंड सर प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, करेक्ट, एंड क्यू। सर एंड सर उल्टा हो जाएगा, मतलब से माइनस क्यू प्लस क्यू की तरफ अलाइन हो जाएगा और प्लस क्यू माइनस क्यू की तरफ। पिछले हाँ, वाले केस का स्ट्रेट उल्टा। स्ट्रेट उल्टा। लेकिन इसका जो टॉर्क होगा सेंटर के अबाउट, वो EQ वाला जो इसको इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज टॉर्क ये है, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस ए साइन थीटा। ये वाला टॉर्क प्लस क्यू का इधर होगा, और सिमिलरली EQ का टॉर्क ना इधर होगा। मतलब रोटेट किया है आपने एंटी क्लॉकवाइज, और फिर वो दोबारा क्लॉकवाइज जाने की बजाय वो और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए वो दोबारा उस पोजीशन पे आने की कोशिश ही नहीं कर रहा। और सेम चीज अगर तुम करते उसमें, अगर तुम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर देते, तब भी सेम ही चीज होती, अपोजिट डायरेक्शन में करते तो। वो भी देख लेते हैं। ये माइनस क्यू कर दो, और ये प्लस क्यू कर दो। तो इसके केस में भी फिर से वही, ये प्लस क्यू हो गया, तो प्लस क्यू पे टॉर्क इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रही है EQ, ये वाली फोर्स इधर लग रही है EQ। अब तुमने रोटेट किया इधर की तरफ, टॉर्क भी फिर इधर ही लग रहा है, तो ये एक्चुअली फिर दोबारा और उल्टी पोजीशन पे जा रहा है। तो इसीलिए क्या है ना कि ये दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बजाय रिवर्स चला जा रहा है। तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर अगर इस पे थोड़ी सी भी हमने 0.00 न्यूटन की कोई फोर्स लगा दी तो फिर ये स्टेबल बनेगा? अगर हमने मतलब किस डायरेक्शन में? सर लेट्स से स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में अगर हमने से थोड़ा फोर्स लगा दी तो फिर वापस स्टेबल अनस्टेबल से स्टेबल बन जाएगा? अभी तो एफ नेट जीरो है ना। अगर तुमने प्लस क्यू के ऊपर इधर फोर्स लगा दी ये, यस सर, उस उल्टी डायरेक्शन, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दी तो फिर वो हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअली में ये फोर्स भी जो है ना, ये वाली फोर्स, ये फोर्स इसको फिर तब भी दोबारा, ये चेंजिंग फोर्स थोड़ी ना है। फोर्स चेंज ना हो, ये फोर्स तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है ना। ये ओके स्टेप सर, तो सर मतलब अगर एफ नेट को हम जीरो नहीं लेते हैं फिर क्या होगा? एफ नेट अगर तुम जीरो नहीं लेते हो तो फिर वो इक्विलिब्रियम का केस ही नहीं रहा, तो फिर वो इक्विलिब्रियम का केस ही नहीं रहा, तो उसमें पिक्चर ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं। क्योंकि जब तुमने कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई ना यहाँ पे, एफ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि देखो, अगर तुम बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर जाओ, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कि हमारे पास एफ नेट जीरो होना चाहिए, या फिर
टॉर्क नेट जीरो होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तभी हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। और इस इक्विलिब्रियम के फर्दर 3 केसेस हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये तीन इसके 3 केसेस हैं, पर ये जो 3 केसेस हैं तभी तो सेटिस्फाई होंगे जब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, जो मतलब सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उसके ऊपर एफ नेट जीरो। पर यहाँ पर तो जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो एफ नेट जीरो ही नहीं रहा, एफ नेट जीरो नहीं रहा तो फिर वो एक इक्विलिब्रियम में रहा ही नहीं, फिर तो पिक्चर ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। समझ गए? ओके सर, यस सर। फिर वो इक्विलिब्रियम का केस थोड़ी ना रहा। अच्छा, तो ये हो गया है, तुम लोग दोनों ही कंफर्टेबल हो इसमें, तो फिर मैं प्रॉब्लम्स कराने की बजाय डायरेक्ट फिर पोटेंशियल पे चलता हूँ। देखो, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म होता है ना, ये एक्चुअली कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में एसोसिएटेड है विद द कंजर्वेटिव फोर्स। अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पता है कि नहीं? पता है सर। बताओ क्या क्या होता है। सर जो पाथ पे डिपेंड करती है वो कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव उसका उल्टा। नहीं नहीं, सॉरी, जो हाँ जो फोर्स, कंजर्वेटिव जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, और जो नॉन नहीं, कंजर्वेटिव जो पाथ पे डिपेंड करती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। अच्छा, मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस का? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और लगी तो एक दो पढ़े। एक और फोर्स है जो तुम मिस कर रहे हो, वो है स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या नाम है, ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स, ये सॉरी स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है, क्योंकि तुमने देखा होगा ना कि इसमें भी स्प्रिंग फोर्स में भी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये 3 फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। और जहां जहां पर तुम एक्चुअली में ना, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो तुमने अभी तक पढ़ी है उसका बहुत सिमिलर रिलेशन है ग्रेविटेशन से। तुम जितने भी रिजल्ट्स तुमने पढ़े हैं ना ग्रेविटेशन वाले, वो जितने भी हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी रिलेशन तुमने अभी तक पढ़े हैं, वो सारे के सारे तुम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखोगे। बस करना क्या होगा तुम्हें, बस 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होती है वो रिपल्सिव फोर्स होती है नेचुरली, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, पहली चीज। ठीक, और ये हो गया। दूसरी चीज, मतलब नॉर्मली अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखो तो बाकी जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिजल्ट हैं, अगर उसमें तुम चार्ज को रिप्लेस कर दो मास से, और 1/4πε0 को अगर तुम रिप्लेस कर दो कैपिटल जी से, तो तुम्हारे पास सारे रिजल्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं उसके हैं, वो सारे रिजल्ट तुम ग्रेविटेशन के निकाल सकते हो यूजिंग दैट, इंक्लूडिंग गॉस लॉ। तुम लोगों को पता है गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन में भी यूज होती है। हाँ सरफेस इंटीग्रल मतलब इट विल बी इक्वल टू मास enclosed by epsilon. E डॉट डी एस इज इक्वल टू -4πg इंटू एम एन क्लोज। मास एनक्लोज, ठीक है। ये मैं तुम्हारे आसानी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एम जेई मेन भी है,
तो इसीलिए जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ोगे ना, तो ग्रेविटेशन में तुम सारी चीजें जो की हैं इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तुम बस ये चीजें चेंज करके सिमिलर रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ये रिजल्ट भी एक्चुअली ग्रेविटेशन वाला जो है ना, ये एक्चुअली में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई जी से कन्वर्ट करके आया है। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव होती है, बस। ठीक है। अच्छा। सर हाँ बोलो। सर मैं बस एक बात पूछनी सर कि 11th का सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया ऑलरेडी? नहीं नहीं नहीं। तो सर इसमें भी आप सर साथ में लेके चलेंगे ना? हाँ, ओके सर ओके। तुम्हारा 12th मैं ऐसे करूंगा कि जैसे 12th एक हो गया, फिर 11th का एक टॉपिक लूंगा, फिर उसके बाद फिर 12th का लूंगा, फिर 11th का लूंगा। ओके सर। सर फिर ये वाला चैप्टर अभी पहला था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला था, लेकिन एक्चुअली इसके साथ पोटेंशियल जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर तुम्हें पोटेंशियल नहीं आता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं आता है। इसलिए पोटेंशियल पढ़ाना भी जरूरी है इसके साथ, इसलिए मैंने पोटेंशियल पढ़ा दिया। ओके सर। ओके। उसके बाद मैं फिर वो लूंगा, काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि इजी है। पर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, वो सब अगर तुम लोग कंफर्टेबल होगे तो उसमें, तब मैं डायरेक्ट न्यूटन लॉ से स्टार्ट करूंगा, नहीं तो फिर मैं इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करूंगा, काइनेमेटिक्स। ओके सर। अच्छा, तो यहाँ पर, हाँ तो अपन क्या कर रहे थे, हाँ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये बोल रहा था कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, वो एक्चुअली में, वो पोटेंशियल एनर्जी इससे रिलेटेड होता है कंजर्वेटिव फोर्स से। कंजर्वेटिव फोर्सेज आपकी तीन फोर्सेज है। जब जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे, या ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे, या स्प्रिंग फोर्स देखोगे, तो आप पोटेंशियल एनर्जी को पाओगे। अब आते हैं बेसिक डेफिनेशन पर। पोटेंशियल एनर्जी बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का, इट इज द negative of the work done in bringing a particle from infinity to that point। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। ये पोटेंशियल एनर्जी का है। इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैं लिख देता हूं, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी आर। अब देखो, सबसे पहले जो अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, वो निकालते हैं पर ए पॉइंट चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं। तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि हम वर्क डन वगैरह कैसे निकालते हैं, उससे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलती है। हमारा जो मेन जो क्राइटेरिया है यहाँ पर, हमें क्या करना क्या है, हमें यहाँ पर आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर। ये है Q1। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि ये जो चार्ज Q है, सपोज Q यहाँ पर चार्ज था, हम क्या करेंगे, इस पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है पॉइंट पी पर। तो हम इस पॉइंट Q चार्ज को, हम इस पॉइंट Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से डिस्प्लेस करके लेके आएंगे। इन्फिनिटी से जब डिस्प्लेस करके आएंगे, तो इस पर जो वर्क डन होगा, उसका नेगेटिव, वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेगा इस पॉइंट पर। तो हम वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर चार्ज Q2 पर। इस जब सपोज ये x डिस्टेंस पर था फ्रॉम दिस Q1, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लग रही होगी, बताना एक बार मुझे। Q1 और Q2 पे। Q2 के ऊपर, क्योंकि हम वर्क डन Q2 का निकाल रहे हैं ना। Q2 का हम हाँ सर। इन्फिनिटी से डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ तक। तो फोर्स क्या लगेगी Q2 के ऊपर? के Q1 Q2 का एक्स स्क्वायर। करेक्ट।
एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, इसको हमें क्योंकि इन्फिनिटी से यहाँ तक डिस्प्लेस करना है, तो हमने इसको भाई ये डिस्टेंस dx लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया, तो इस पर जो वर्क डन होगा dw वो क्या होगा, माइनस एफ इंटू डी एक्स। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए अब dw अगर हमने निकाला दैट इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स विच इज माइनस के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको जब तो पूरा वर्क डन निकालना है, तो मैं इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक आर तक, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। युग ध्यान देना यहाँ पर तुम, क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह में तुम्हें थोड़ा दिक्कत होता है, तो अगर कोई डाउट है ना तो तुम मुझे बता देना, यहाँ पर रोक देना। माइनस के Q1 Q2 माइनस 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी से लेके आर माइनस के Q1 Q2 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 0। तो वर्क डन जो हो गया हमारा वो आया के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, ये हो गया करेक्ट, ओके है ना, कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर इसके थ्रू, इस बेसिक डेफिनेशन के थ्रू तुमने एक्चुअली में ये बेसिक डेफिनेशन याद रखना और दिस वे ऑफ सॉल्विंग भी याद रखना। क्यों, क्योंकि अगर हम जब स्फीयर वगैरह जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं ना, उसमें जब मैं पोटेंशियल निकलवाऊंगा या तुम निकालोगे, तो उसके केस में तुम्हारा जो ये डेफिनेशन है ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो अपन ने अभी इस केस में क्या किया है कि हमने यहाँ टू चार्ज सिस्टम के केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर जो मोस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं बता देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। जैसे सपोज एक चार्ज दिया हुआ है, सिस्टम का चार्ज, हमारे पास 4 चार्जेस है यहाँ पे, जैसे 3 चार्ज सिस्टम भी होता है, और मैंने 4 चार्ज सिस्टम लिया है। और ये लोग तुमसे बोलेंगे कि देयर आर 4 चार्जेस इन दिस सिस्टम एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4। देयर आर डिस्टेंस L1 L2 L3 L4 and the distance between Q1 and Q3 is L5 and the distance between Q2 and Q4 is L6। बताओ, अब बताओ तुम मुझे निकाल के दे पाओगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। देखो जब भी तुम्हें सिस्टम दिया होता है ना ऐसा करके, तो तुम्हारी जो तरीका होता है निकालने का वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर ऑल पॉसिबल 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस लेने होते हैं। ऑल पॉसिबल टू सिस्टम ऑफ चार्जेस लो, उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, वो होगी तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बिकॉज हम पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का निकालते हैं। 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे तो हमें इंडिविजुअल सिस्टम को लेना पड़ेगा, इसलिए हम हमेशा टू चार्ज सिस्टम को लेते हैं। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो टू चार्जेस के कितने सिस्टम बनेंगे, वो तुम अपना हो गया सर। हो गया। यस सर। बताओ, आंसर बताओ। सर मतलब ऐसे इसकी कोई वैल्यू मैंने पूरा ऐसे ही सॉल्व किया है, तो जैसे के को कॉमन ले लेंगे और अंदर Q1 Q2 अपॉन L1 प्लस Q2 Q3 अपॉन L2 प्लस Q3 Q4 अपॉन L3 प्लस Q1 Q4 अपॉन L4 प्लस Q1 Q3 अपॉन L5। टोटल 6 केसेस बनेंगे। हमारे 6 केसेस बन रहे हैं ना, हाँ ठीक।
तो टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में तुमने सही करा है, Q1 QT बाई L1 प्लस Q1 Q3 अपॉन L5 प्लस Q2 Q3 अपॉन L2, Q1 Q4 अपॉन L4 प्लस Q1 Q2 Q3 Q3 Q1 Q3 Q4 और कौन सा बच गया? फिर L6 वाला बच गया, कौन सा L6 वाला? Q2 Q4 वाला? Q2 Q4। अच्छा, यस सर। Q2 Q4 बाई L6 और एक और भी तो बच गया। फिर L3 वाला Q3 Q4। Q3 Q4, हाँ ठीक है, ऐसे करके निकाल लेते हैं। मैं वैसे ऐसे करता हूँ इसको, एक तो मैंने तुम्हें 4C2 वाला सिस्टम बताया, तो सिक्स बन जाएंगे सेट्स। और मैं वैसे ऐसे करता हूँ, जैसे एक को मैंने फिक्स कर दिया तो फिर मैंने Q का Q2 से कर दिया, फिर Q1 का Q3 से कर दिया, फिर Q1 का Q4 से कर दिया, Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 से। अब फिर जब तुम Q2 से करोगे ये हो गया, फिर जब तुम Q2 से करोगे तो Q2 Q1 क्योंकि ऑलरेडी रिपीट हो चुका है तो फिर तुम उसको फिर से रिपीट नहीं करोगे। Q2 Q3 अगर तुम देखोगे तो फिर यहाँ पर लिख दोगे एक बार और फिर Q2 Q4 कर दोगे, फिर उसके बाद ये भी हो गया, फिर Q3 पे आओगे। Q3 Q1 एक बार हो चुका है तो उसको फिर रिपीट नहीं करोगे, Q3 Q2 भी हो चुका है तो फिर रिपीट नहीं करोगे, Q3 Q4 नहीं हुआ है तो उसको कर दो। बाकी फिर जब Q4 करोगे तो फिर वो रिपीट होंगे, तो उसको रिपीट होने वाले सिस्टम को नहीं लेते। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने का तरीका। अब इसमें क्या है ना, इसमें ठीक है मानस, हाँ सर। ओके ना? हाँ ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में एक और चीज याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल जो मैं नेक्स्ट समझाने वाला हूँ, ये एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें अच्छी चीज ये है कि तुम्हें यहाँ पर वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, बस क्वांटिटी वाइज एडिशन करना है। तो इसमें ज्यादा वेक्टर और उसके ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस स्केलर की तरह क्वांटिटी वाइज ऐड कर दो। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका पोटेंशियल का। पोटेंशियल एक्चुअली इसका हम क्वांटिटी से ये एक्चुअली एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, हम इसका नेगेटिव वो नहीं लेते, नेगेटिव साइन नहीं लेते। पोटेंशियल इस तरह से डिफाइन होता है, इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन in bringing a unit positive charge अब देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वहां पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, तो उसमें और इसमें बस ये अंतर आ जाता है कि जब तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे तो वहां पर तुम Q2 ले रहे थे, यहाँ पर Q2 की जगह पर तुम 1 कूलम चार्ज लोगे, 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उस केस में तुम्हारे पास इस रिजल्ट में Q2 गायब हो जाएगा, प्लस तुम्हें मॉड्यूलस लेना है, तो इसीलिए K Q1/R हो जाएगा। मतलब potential V is defined as potential V is equal to modulus of potential energy at a point divided by charge present at that point. Potential energy divided by charge present at that point.
मैं बताता हूँ, देखो ये क्या है। जैसे सपोज तुम्हें यूनिट पॉजिटिव चार्ज का केस ले रहे हो तुम, अब इसमें तुम्हें निकालना है यूनिट चार्ज का, मतलब इस पॉइंट चार्ज का केस ले रहे हो और तुम्हें आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालने को बोला है। तो तुम क्या करोगे यहाँ पर ना, जैसे सपोज Q1 है, ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ वो क्या कर बता रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ पर सपोज तुम्हें यहाँ पर एक Q2 चार्ज दिया हुआ है, Q2 करके चार्ज दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पे, और तुम्हें इस पोजीशन पर पोटेंशियल निकालने को बोला, व्हाट इज द पोटेंशियल एट P। तो तुम क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होती है, वो होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई चार्ज प्रेजेंट एट द पॉइंट। इस पॉइंट P पर चार्ज कितना प्रेजेंट है, Q2, Q2 डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास आएगा K Q1 अपॉन R। करेक्ट। ऐसे ही अगर तुमसे बोला जाता कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट Q, तो तुम क्या करते, इसकी पोटेंशियल एनर्जी का मॉड्यूलस माइनस K Q1 Q2 अपॉन R डिवाइडेड बाई चार्ज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। चार्ज प्रेजेंट एट दैट Q क्या है, वो Q1 है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा K Q2 अपॉन R। आ गया समझ में? हाँ सर। यस अब सर। अब इसको देखो, ये तो मैंने समझाने के टर्म्स में बोला है। प्रैक्टिकल टर्म्स में जब तुम्हें प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो प्रॉब्लम में एक्चुअली में तुम्हें बस ये दिया जाएगा कि एक चार्ज है और तुम्हें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम इट, मतलब पॉइंट पी पर। तो उसके केस में बस तुम ये लिख दोगे कि दिस इज इक्वल टू के Q1 अपॉन स्मॉल आर। अज्यूम करो कोई चार्ज है यहाँ पर और फिर उसको डिवाइड कर दो। रियल लाइफ में तुम्हें जब प्रॉब्लम दिया जाएगा तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ के ऊपर। तो ये बना के दे देता हूँ मैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया था ऊपर, इसके केस में मुझे बताओ कि अगर मैंने पोजीशन को नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी पोजीशन है और ये डी पोजीशन है। मैंने बोला ट्राई टू फाइंड द पोटेंशियल एट एट डी। तो पोटेंशियल एट डी क्या होगा? सर के Q4 बाय ये Q4 बाई एक मिनट सर। Q4 तो आएगा ही नहीं, कि तुम्हें Q4 वाली पोजीशन पे ही पोटेंशियल निकालना है। सर K इंटू Q1 अपॉन L4 प्लस Q2 अपॉन L6 प्लस Q3 अपॉन L3। ए इंटू Q1 Q1 अपॉन अपॉन L4 L4 प्लस, Q2 अपॉन L6 करेक्ट, प्लस Q3 अपॉन L3। वेरी गुड, बस है ना।
ठीक है, वेरी गुड। ये है, और डी की वजह से तो होगा नहीं, क्योंकि डी डी तो है ही वहां पर, उसका तो डिस्टेंस होगा ही नहीं कुछ। क्लियर, इजी है। तो स्केलर तुमने बस पोटेंशियल निकाल के इजी स्केलरली ऐड कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है। अच्छा, अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक वो भी होता है रिलेशन। अच्छा मानस, तुम्हें समझ में आया ना, तुम्हें तो कोई डाउट नहीं है इसमें? नहीं सर। अच्छा, तो पोटेंशियल और उसमें वो होता है रिलेशन, तुम लोगों को पता है कि नहीं वो बताओ मुझे जरा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। टॉप ऑफ माइंड याद नहीं है सर, अगर एक्सप्रेशन अगर आप दे देते हो तो थोड़ा भी रिफ्रेश हो जाएगा। युग तुम्हें भी पता नहीं है? सर डेल्टा V इज इक्वल टू ई डॉट आर होता है ना? हाँ, E इज इक्वल टू dv बाई डी आर होता है, माइनस dv बाई डी आर। इसका मतलब होता है, देखो ये इसका मीनिंग होता है, ये एक्चुअली में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को ना रिलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस आर, दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी आर। तो उसके केस में क्या होगा कि ये जो dv क्या रिप्रेजेंट, अगर सपोज मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल बी ए बोल रखा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैंने वीबी बोल रखा है, सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, तो E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर का मतलब क्या होता है कि दिस इज माइनस ऑफ dv इज व्हाट, vb माइनस va डिवाइडेड बाई b माइनस a इज x, मीन्स E इज इक्वल टू va माइनस vb अपॉन x होता है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। यानी कि VA हैज टू बी ग्रेटर देन VB अगर उसका डायरेक्शन E का फॉरवर्ड है। समझ गए मानस, समझे? समझ गया सर। हम्म, युग को तो आ ही गया होगा ये चीज, है ना? अब यहाँ पर क्या यस है ना, सर। अब देखो यहाँ क्या है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में निकाल दिया है। तो ये रिलेशन एक्चुअली में हमको वहां पर काम आएगा जब अपन फील्ड और पोटेंशियल के जो रिलेशंस निकालेंगे। हम्म, अच्छा एक मिनट, इसमें मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा, इससे पहले तुमने कॉन्सेप्ट तो काफी पढ़ लिए, मैं इसके आगे बढ़ने से पहले ना तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन जब अब आएगा ना सामने, जो मैंने अभी पढ़ाया है इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है ये, मतलब पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर ऐसा भी क्वेश्चन आया है जेईई मेन में, तो वो एक बार देखो तुम लोग।
बताओ इसको कैसे आंसर करो? 9 टाइम्स है क्या? कैसे ये कर रखा है क्या तुमने? हम लोगों ने ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में देखा था मॉडल। तो मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? 9 टाइम्स होगा क्या? 9 टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। नाइन टाइम्स नहीं है, फिर से कैलकुलेट करो। इसका तो 243 आ रहा है। टू 43। हाँ, पहले अपन को दोनों दोनों का वॉल्यूम से हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है दोनों के रेडियस रेडियस का। का, करेक्ट। एंड देन दोनों का सेपरेटली पोटेंशियल एनर्जीज फाइंड करना हम्म है। एंड पोटेंशियल एनर्जीज का जो रेशियो होता है वो फाइंड करना है। हम्म 243 इंटू U1 आएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका, एक ड्रॉप का? बड़े वाले का या छोटे वाले का? स्मॉलर ड्रॉप का। स्मॉलर ड्रॉप का मेरा आ रहा है KQ²/2R आ रहा है। KQ²/2R। 2R क्यों आ रहा है? KQ2²/2R आ रहा है। आर आर हमारा देखो नहीं सर। देखो टू ये आर तो, रेडीमेड फॉर्मूला है, उसमें हमको ये इसके जो रिलेशन में हमको आएगा 3 स्मॉल r, सो 2 into 3 स्मॉल r आएगा, विच विल बी इक्वल टू देखो नीचे आएगा 6r। देखो यहाँ तक तो मुझे तुम्हारा समझ में आया कि तुम ये बोल रहे हो कि सर 27 into 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा। तो आर इज इक्वल टू 3R, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3R आ जाएगा, जिसमें हमने ये माना है कि जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका रेडियस कैपिटल आर है, और छोटा वाला जो ड्रॉप है उसका रेडियस स्मॉल आर है ना? ये रिलेशन आ गया। इसके बाद हर एक जो ड्रॉप है ना, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप है, हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल 10 वोल्ट मेंटेन किया गया है। और ये 27 ड्रॉप्स हैं टोटल। देखो, जब तुम्हें पता है ये एक्चुअली क्या करना, कैसे करना है। यहाँ पर ये सिमिलर सिमिलर तुम्हारे पास ड्रॉप्स है, छोटी छोटी, करेक्ट? ध्यान से देखना। ठीक, ठीक है मानस? तुम्हारे पास ये हर एक का जो वोल्टेज है वो एक्चुअली 10 वोल्ट दिया हुआ है।
तो अगर तुमने इस पे माना कि हर एक के ऊपर चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू चार्ज है हर एक पे, इनिशियली मान लेते हैं, तो मुझे ये पता है कि हर एक का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, यानी कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ है। पहली ये रिलेशन है मेरे पास, ठीक है। अभी यहाँ मुझे क्या पता है कि जब मैं कंबाइन कर देता हूँ इनको, तो जो टोटल, जब कंबाइन करने के बाद क्या होता है, जो नेट चार्ज हो जाएगा मेरे पास Q नेट, वो हो जाएगा इंडिविजुअल का सम, मतलब सभी का जो चार्ज है उनका सम। क्योंकि वोल्टेज तो सबका जब कंबाइन जाते हैं तो वोल्टेज तो सबका कंबाइंड हो जाएगा, हमें नहीं पता कितना वोल्टेज हो रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि हाँ जब सर। जब चार्जेस हम कंबाइन करते हैं, इंडिविजुअल सिमिलर है, सबके सब सिमिलर है, सारे के सारे 10 वोल्ट पर मेंटेन किए गए हैं, ठीक है। सबके सब 10 वोल्ट पर मेंटेन किए गए हैं, तो इसका मतलब हर एक का जो चार्ज होगा वो होगा Q इज इक्वल टू 10 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r दिस। तो नेट चार्ज जो होगा हमारा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ऐसे सिमिलर सिमिलर सारे चार्ज ऐड करेंगे तो वो 27 है टोटल चार्ज, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो 27 इंटू क्यू टोटल चार्ज, 27 इंटू 10 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r, हाँ सर। ये मेरा क्यू नेट आ गया। अब जब मुझे पता है कि यहाँ पर क्यू नेट मेरे पास ये आ चुका है, विच विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, तो मेरे पास ये, क्योंकि कंबाइन करके जो टोटल चार्ज क्यू नेट आया है, उसका जो पोटेंशियल है नए वाले का पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली क्यू नेट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो 27 इंटू 10 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, बट कैपिटल आर और स्मॉल आर में हम रिलेशन निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल आर, तो आर आर कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, 3 9 या 27, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 90 आ रहा है। यार 243 गलत दिया हुआ है इसमें यार, 90 है इसका आंसर, तुम 9 बोल रहे थे ना। हाँ सर, वही ना, कुछ वैसे ही आ रहा था। हम्म। अच्छा युग बताओ, ये समझ में आया तुमको? इसे समझ तो आ गया भाई। मैं वहां से एक बार क्यू नेट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू से एक बार रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो देखो मैंने क्या किया है ना, देखो यहाँ पर पहले सिस्टम को समझ लो, सिस्टम को फटाफट समझा देता हूँ। मेरे पास एक्चुअली में ये जो बॉल्स हैं चार्ज, ये सब, हर एक बॉल जो है, हर एक ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ये 10 वोल्ट की है, ऐसी मेरे पास टोटल 27 ड्रॉप्स थी। अब देखो हर एक वोल्ट 10 वोल्ट पर है, तो मैंने एक्चुअली जब इन सबको कंबाइन कर दिया है, तो कंबाइन करने के बाद मेरे पास ये वाली ड्रॉप बनी है। तो अगर मुझे इसकी रेडियस कैपिटल आर निकालनी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 सब कुछ इक्वल टू V टोटल होगा बड़े वाले का। तो इसीलिए हर एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है इंटू 27, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये निकाल लिया। अब देखो, अब क्या मुझे क्या पता था, हर एक का जो चार्ज Q है, वो Q उस चार्ज वाले ड्रॉप के ऊपर वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो मैंने Q बाई, हर एक की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो वोल्टेज होता है पोटेंशियल, वो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है, वो 10 वोल्ट है, तो मैंने इससे Q निकाल लिया। अब मैंने जब कंबाइन किया है सभी ड्रॉप्स को, तो मुझे बस ये पता है, मुझे वोल्टेज के बारे में नहीं पता होता कि वोल्टेज जब हम चीजों को ऐड करते हैं तो पोटेंशियल सबका ऐड हो जाता है, ऐसा नहीं पता मुझे कुछ। पर मुझे ये पता है कि जब हम चार्जेस को कंबाइन करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से जो टोटल जो चार्ज था, टोटल इनिशियल चार्ज जो इंडिविजुअल पे था, टोटल फाइनल चार्ज जो होगा वो उन सब का सम हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। पर मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं ऐसे ऐड करूंगा वी नेट इज इक्वल टू सिग्मा वी हो जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता।
बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल नहीं होता कभी भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। लेकिन तो इसीलिए मैंने सबका जब कंबाइन करने के बाद क्यू नेट निकाला तो वो मुझे पता था सबका सम ऑफ चार्ज होगा वो, दैट विल बी इक्वल टू 27 टाइम्स क्यू, क्योंकि मेरे पास 27 बॉल्स हैं। तो मैंने ऐसे क्यू नेट निकाल लिया, मेरी फाइनल बॉल पे जो कंबाइन होने के बाद जो चार्ज होगा वो क्यू नेट, और फिर इसका पोटेंशियल निकालने के लिए क्यू नेट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कर दिया, आर की रिलेशन लगा दी ऊपर जो मैंने निकाली थी, और बाकी चीजें लिख दी, क्यू नेट की वैल्यू डाल दी। आया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। यस सर, समझ गए। यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान रखने वाली चीज है कि हम यहाँ पर ना कभी भी वी नेट इज इक्वल टू, वी नेट को सम ऑफ वी नहीं कर सकते। मगर अगर तुम गलती से ये बोलो ना कि V1 है वोल्टेज, V2 है वोल्टेज, V3 है पोटेंशियल, तो इन तीनों पोटेंशियल को जब तीनों को कंबाइन किया तो तुमने तुम्हारा जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। एक्चुअली पोटेंशियल के साथ क्या कंडीशन होती है कि अगर तुमने सपोज ये पोटेंशियल है V1, ये पोटेंशियल है V2, ये पोटेंशियल है V3, इन तीनों को एक वायर से अगर कनेक्ट कर दिया तो इस पोटेंशियल की वैल्यू V आ जाएगी, मतलब तीनों की वैल्यू सेम हो जाएगी वायर से कनेक्ट करने के बाद। पर वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल नहीं होता या पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जरूर होता है। वो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा है ये क्वेश्चन। ठीक, हाँ सर। चलो फिर इसके आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुमको। तो तुम थोड़े बहुत अब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो क्वेश्चन है PYQs वो सब कंप्लीट कर लेना, और एडवांस के भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर तुम्हें डाउट है तो मुझे सेंड कर देना। ठीक है, ठीक सर। ओके फिर एंड करते हैं। सर Thank you, PYQ sir. मतलब ऐप से या फिर देखो अपने आप से? PYQ, हाँ PYQ में मैं तुम्हें एक बुक रिकमेंड करूंगा। ऐप में तो मैंने सबके नहीं डाले हुए हैं, जो डाले ऑफलाइन उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में तुम्हें मिलेंगे, लेकिन वो 2019-2020 के मिलेंगे, है ना, तक मिलेंगे। उसके बाद के मैंने अभी अपडेट नहीं किए हैं। कुछ कुछ टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे रैंडम, लेकिन अगर तुम्हें PYQs करने हैं सारे के सारे तो तुम एक बुक ले लो MTG की लेटेस्ट ईयर्स तक वाली, 2024 वाली तक, उसके PYQs करते जाओ। उसमें तुम्हें टॉपिक वाइज मिलेंगे। है तुम्हारे पास वो MTG की बुक? नहीं सर, अभी तो नहीं है, मेरे पास तो HC वर्मा थी। अरे HC वर्मा मत करो यार, HC वर्मा आउटडेटेड बुक है। HC वर्मा एडवांस के लिए कर सकते हो तुम। PYQs करो PYQs। और नहीं तो मैं एक काम करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तुम्हें PDF सेंड कर दूंगा जो मेरे पास 2024 तक के हैं। मैं एक काम करूंगा, जब तक तुम बुक ले रहे हो ना ये बुक खरीद लेना। अगर तुम बुक नहीं खरीद रहे हो तो फिर मैं तुम्हें ये सेंड कर दूंगा, PDF ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। उसको कर लेना, वो लेटेस्ट तक मिलेंगे, टॉपिक वाइज है वो। ठीक है, चलो आज की ओके सर। क्लास कर देते हैं। ओके।